Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So now in the class 4 we are going to continue with the PYQs जो हम लोगों ने दिन में करे थे. हम लोगों ने दिन में 40 PYQs पे बात किया था सोशल वर्क का, क्योंकि कल ही आपका सोशल वर्क का एग्ज़ाम है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अभी कुछ नया मत पढ़ो, सिर्फ PYQs को पढ़ लो और उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको प्रैक्टिस कर लो. ओके, देखो डरने की ज़रूरत नहीं है. सोशल वर्क का जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा जनरल लेवल पे होता है, यानी कि अगर आपको थोड़ा सोशल साइंस का आइडिया है, अगर लेट्स से आपने किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है, तो वो क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे, कंसीडरिंग कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए. जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन सेंसिकल भी आ जाते हैं, जहाँ पर आप ऑप्शंस को देख के और कीवर्ड्स मैच करके भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. नाउ दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई टीच सोशोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट अभी मैं सोशल वर्क भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि कल सोशल वर्क का एग्जाम है. ठीक है. इसके बाद से हम लोग वापस से एक हफ्ता सोशोलॉजी पढ़ेंगे क्योंकि 29 मार्च को सोशोलॉजी का एग्जाम है. नाउ ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी क्लास का PDF है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो इसी टेलीग्राम के थ्रू आपको मिलेगी. ठीक है. तो क्लास स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अभी हम लोग उसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे, यानी 41 से लेके 80 तक के क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व करेंगे. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 41. असर्शन है कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन in natural resource management is essential for its success because awareness and empowerment of women will enhance their participation. What will be the correct answer? हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो. वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में एसेंशियल है उसके सक्सेस होने के लिए, बिकॉज अवेयरनेस और एम्पावरमेंट की वजह से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा. तो यहाँ पर अगर हम बिकॉज लगा रहे हैं तो दोनों ही क्वेश्चंस का जो यू कैन से रिलेशन है वो पता नहीं चल रहा है. सो इन दैट केस द करेक्ट आंसर शुड बी बी, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों ही सही है. अवेयरनेस और एम्पावरमेंट की वजह से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, बट यहाँ पर दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे हैं कि रीज़न लगा के अगर हम देखेंगे तो नहीं हो पाएगा. दैट इज़ वाई बोथ आर ट्रू, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं लग रहा है. ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू थिंक समथिंग एल्स. अगर आपको लगता है कुछ और होगा तो आप लोग मुझसे बोल सकते हो. ओके. Now, question number 42. दो लिस्ट दी हैं and you have to match the list. Sanskritization, westernization, commercialization, democratization. Now guys, you should know all the terms. इन terms के meaning आपको पता होने चाहिए for your exam. Sociology में already हम लोग ये सब पढ़ते हैं, तो जिन लोगों ने sociology की preparation की है, I hope आप लोग तो ऐसे questions कर ही लोगे. क्या होगा आंसर बताओ. सब लोग चैट में आंसर दो. संस्कृताइजेशन में क्या होता है, वेस्टर्नाइजेशन में क्या होता है. देखो, संस्कृताइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस बाय विच लोअर कास्ट ग्रुप एडॉप्ट्स लाइफस्टाइल ऑफ अपर कास्ट, यानी जो लोअर कास्ट होता है वो अपर कास्ट के लाइफस्टाइल को इमिटेट करता है, कॉपी करता है, उसको हम लोग संस्कृताइजेशन कहते हैं. ठीक है. इससे क्या होता है कि जो लोअर कास्ट है उसका सोसाइटल पोजीशन जो है वो बढ़ जाता है. राइट. वेस्टर्नाइजेशन की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश रूल के बाद से जो चेंजेस आए हैं इंडियन सोसाइटी में उसको हम लोग कह सकते हैं वेस्टर्नाइजेशन. ठीक है. कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू. देन डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब प्रोसेस ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन एंड रिसोर्सेज टू लोअर लेवल. सो डेमोक्रेटाइजेशन का हो जाएगा सी. बी का 4. सो बी का 4 देखो एक ही में है, ए का 3. ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके. Now, question number 43. Dash was launched in May 2015 to address the longevity risk among the workers in unorganized sector who are not covered under any statutory social security scheme. What will be the correct answer? Longevity risk की बात हो रही है, तो इससे क्या हो सकता है करेक्ट स्कीम. प्रधानमंत्री व्याय वंदना योजना, अटल पेंशन योजना, आम आदमी बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. मई 2015. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी. अटल पेंशन योजना की बात हो रही है यहाँ पे गाइस, प्लीज रिमेंबर. एंड यू ऑल्सो हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि प्रधानमंत्री व्याय वंदना योजना का ईयर क्या है, आम आदमी बीमा योजना का ईयर क्या है, और साथ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का
ईयर क्या है? ये सारे ईयर आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। जो भी कमेंट सही करेगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44, dash is the difference between the value of exports and value of imports of goods in a given period of time. Balance of payment, balance of trade, balanced current account या balance on capital account. Now this question is directly from Wikipedia. पूरी लाइन विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट है। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोल रहा है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस में होता है? वी ऑल नो। मैंने बोला ना, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है आप उसको ही अप्लाई करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 45, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, यू हैव टू टेल मी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। देखो, असर्शन है कि द सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आर सो क्लोजली इंटरवोवन दैट कल्चरल चेंज इन्वॉल्व्स सोशल चेंज बिकॉज technology not only influence our social relationships but also influences the direction and character of cultural change. What will be the correct answer? सोशल एंड कल्चरल चेंजेस जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरवोवन होते हैं, यानी आपस में बहुत मिले हुए होते हैं, ठीक है। जबकि क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है नॉट ओनली इन्फ्लुएंसेस आवर सोशल रिलेशनशिप बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन। सो क्या होगा इसका आंसर? देखो, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, बट जब हम यहाँ पर बिकॉज लगा रहे हैं तो ये सही मीनिंग नहीं निकल रहा है, राइट। सो इन दैट केस द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है बट ये इसका रीजन नहीं होगा। ओके, नाउ question number 46, dash is defined as the number of people who are unable to find a job though they are looking for jobs as a ratio of total number of people who were looking for jobs. What will be the correct answer? Defined as number of people who are unable to find job though they are looking for job, मतलब उनको जॉब नहीं मिल रहा है, as ratio of total number of people who were looking for job, यानी वो लोग जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, और रेशियो किसके साथ है? वो लोग जो लोग जॉब देख रहे थे। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। प्लीज रिमेंबर इट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नाउ मैंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब यूट्यूब पे ही पढ़ाया है। अगर आप लोग देखोगे तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट की क्लास मिल जाएगी। सोशल प्रॉब्लम के नाम से एक पूरा मैंने प्लेलिस्ट ही बना दिया है, तो वो ज़रूर देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोशल वर्क में सोशल प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता है। ओके, और बहुत सारे जितने भी एक्ट्स वगैरह है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मैम सारे एक्ट्स कैसे पढ़ें, ऑर्गेनाइजेशन कैसे पढ़ें, वो सब मैंने सोशल प्रॉब्लम वाली क्लास में पढ़ाया है, क्योंकि वो सब जीके का पार्ट है, तो आपको वो चीज़ देखनी चाहिए। ओके, नाउ लुक एट दिस। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? जिसमें परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर करेंटली एम्प्लॉयड आउट ऑफ टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो अभी एम्प्लॉयड है उनकी बात होती है इसमें, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल हु आर वर्किंग फॉर देम सेल्फ एम्प्लॉयड है जो, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेट में आ जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रेट में क्या होता है? जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स में है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, एस एंड पी वेव्स आर एसोसिएटेड विद व्हाट? एस और पी वेव्स किससे एसोसिएटेड हैं? फ्लड्स, करंट वेव्स, वेव्स ऑफ विंड एनर्जी, अर्थक्वेक या फिर टाइडल एनर्जी वेव्स। ये एग्जाम में आया हुआ है, यानी वेव्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। द करेक्ट आंसर इज सी गाइस, प्लीज रिमेंबर इट इज अर्थक्वेक, भूकंप जिसको हम लोग कहते हैं, एस एंड पी वेव्स उससे एसोसिएटेड होती हैं। ओके, सो क्या है ये एस और पी वेव्स? देखो, प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो फास्टेस्ट सेस्मिक वेव्स होती हैं, ठीक है। दे कैन ट्रैवल थ्रू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मीनिंग द पार्टिकल्स इन अर्थ क्रस्ट मूव बैक एंड फोर्थ इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोग्रेशन, यानी जो अर्थ क्रस्ट है वो बैक एंड फोर्थ मूव करता है इसमें, इनको हम लोग प्राइमरी वेव्स कहते हैं। सेकेंडरी वेव्स स्लो होती हैं, ठीक है, स्लो देन प्राइमरी एंड कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड। प्लीज रिमेंबर, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी वेव है जो सिर्फ सॉलिड में मूव हो सकती है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो, legislative measures alone can't reduce the incidence of crime because effective implementation of legislation does not require social support. What will be the correct answer? Legislative measures जो होते हैं वो अकेले
क्राइम के रेट को कम नहीं कर सकते, क्योंकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सोशल सपोर्ट रिक्वायर नहीं करता है। सो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी। पहला स्टेटमेंट सही है कि लेजिस्लेटिव मेजर्स जो हैं वो अकेले क्राइम को कम नहीं कर सकते, बट जो दूसरा स्टेटमेंट है देखो वो गलत है, क्योंकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगर हमें करना है तो हमें सोशल सपोर्ट चाहिए होगा। सोशल सपोर्ट इन द सेंस कि कम्युनिटी अवेयरनेस हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, राइट। विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन वी कैन नॉट हैव इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगा, रीजन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। Now, question number 49. National Program of Flood Management was launched in 1954, 1955, 1965, 1975. What will be the correct answer? The correct answer is A, guys. Please इसको याद रखना, ऐसे factual questions हैं जो शायद repeat हो सकते हैं, इसलिए मैंने ऐड किया है, ठीक है। 1954 will be your correct answer. ये आए हुए हैं सारे questions, that is why they are important. Now, next question is question number 50. The Planning Commission has been replaced with a new commission called Niti Aayog. What is its full form? National Institute of Training India, National Institute for Technological Advancement of India, National Institute to Trigger India या फिर National Institution for Transforming India. What will be the correct answer? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने, और नीति आयोग का फुल फॉर्म आता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो लोग डी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नाउ वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग आया कब था? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लीज रिमेंबर जनवरी 1, 2015, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में आ सकती है। Now, question number 51. The fundamental rights include what? इसमें से कौन सा है जो फंडामेंटल राइट्स में आएगा? नाउ गाइस देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, स्कूल लेवल क्वेश्चन है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना, ओके। इक्वालिटी बिफोर लॉ, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, equality of opportunity in matters of public employment, right to property. इसमें से क्या है जो फंडामेंटल राइट का पार्ट होगा? The correct answer is D. जिन्होंने D आंसर दिया है, वेरी गुड। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में नहीं आएगा, राइट क्यों? देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ बात करता है आर्टिकल 14 की, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये बात कर रहा है आर्टिकल 15 की, राइट। सी ऑप्शन जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये है आर्टिकल 16, ठीक है। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी में क्या हुआ है कि इट वाज रिमूव्ड, ओके। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड बाय, हु विल टेल? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिससे ये रिमूव हुआ? 44th। ये सब फैक्ट्स हैं गाइस जो आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। 1978, प्लीज रिमेंबर। इसके अलावा नाउ इट इज़ अ नॉन लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, 330A, ओके, सॉरी 300 है, 300 है, हाँ, ओके। प्लीज रिमेंबर दिस कि अब ये एक लीगल राइट है, नॉन लीगल राइट है, सॉरी, ओके। तो राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हो चुका है, इट इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, प्लीज रिमेंबर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 52. व्हेन वाज नेपा यानी नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट इन्फोर्स्ड इन इंडिया? नेपा इंडिया में कब आया था? 1968, 1969, 1970 या फिर 1975? इजी क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज सी। ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो गाइस प्लीज ये सब गलत मत करना अगर आएगा। क्वेश्चन नंबर 53. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर?
1982, 1992, 1995 या 2005? ये सारी चीज़ें एनीवे हम लोग सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं, तो जिन लोगों ने बैच ज्वाइन किया था वो ये सब पढ़े हुए हैं। आई होप आप लोग ये ऐसे क्वेश्चन सोशल वर्क में आएंगे तो गलत नहीं करेंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, 1992, प्लीज रिमेंबर। और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर वगैरह भी चेक कर लेना, ओके। Now, question number 54. The political theory that individuals join and stay in a civil society as if they had signed a contract is called what? Legal contract theory, economic contract theory, institutional contract theory या फिर social contract theory? What will be the correct answer? इजी क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज डी। जो लोग डी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। नाउ टेल मी इन दी चैट कि ऐसे कौन से थिंकर्स हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ एसोसिएटेड हैं। हम लोग इनको सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। थॉमस हॉब्स, देन नेक्स्ट कौन है? जॉन लोक एंड रोस्यू। प्लीज रिमेंबर, ओके, एग्जाम में आ सकता है तो ये चीज गलत मत करना। क्वेश्चन नंबर 55। हु इज एसोसिएटेड विद नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ कौन एसोसिएटेड है इसमें से? बाबा आमटे, अन्ना हजारे, सुंदर लाल बहुगुणा या फिर मेधा पटकर? इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज मेधा पटकर। नाउ मेधा पटकर के बारे में और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बिकॉज शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट। नाउ घर बचाओ घर आंदोलन जैसे एक है, घर बचाओ, ठीक है। सिंपल, अगर आप सिर्फ विकीपीडिया पेज भी पढ़ लेंगे ना तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा शी वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंडियाज अगेंस्ट करप्शन, उसमें भी ये इन्वॉल्व थी, ठीक है, जो कि अन्ना हजारे का है एक्चुअली। ठीक है, इसमें मेन जो थे वो अन्ना हजारे थे। और इसके अलावा एक और है, दैट इज नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट, इसमें भी ये मेंबर थी। नेशनल अलायंस, ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर। ये किस बारे में था? तो ये डिस्प्लेसमेंट, इनइक्वालिटी, ओके। प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। विच वेरिएबल इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ HDI? इसमें से कौन सा है जो HDI का पार्ट नहीं है? IMR, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सेस टू नॉलेज या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, कई बार हम लोग इसको कर चुके हैं, जामिया में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द करेक्ट आंसर इज ए, IMR होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट HDI का पार्ट नहीं होता है, प्लीज रिमेंबर, ओके। रूटैग स्टैंड्स फॉर व्हाट? RUTAG, रूटैग का फुल फॉर्म पूछा है आपसे। रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्ट एक्शन ग्रुप, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन अथॉरिटी ऑफ ग्रुप या फिर रूरल यूनिट टेक्निकल एडवांसमेंट ग्रुप? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is B, guys, please remember, that is Rural Technology Action Group, okay. Question number 58. हंग पार्लियामेंट से आप क्या समझते हैं? टू पार्टीज हैव मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, वन पार्टी हैज मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, थ्री पार्टीज हैव मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, नो पार्टी हैज मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट? वेरी इजी क्वेश्चन। हंग पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? सब लोग आंसर दो चैट में। द करेक्ट आंसर इज डी, नो पार्टी हैज मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, यानी जब किसी भी एक सिंगल पार्टी का मेजॉरिटी नहीं होता है तो हम उसको हंग पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है, ये कोएलिशन गवर्नमेंट होता है, यानी मल्टीपल पार्टीज ज्वाइन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। अ ब्रॉड लेयर ऑफ सोसाइटी यूजुअली बेस्ड ऑन इनकम, देखो इनकम के बेस्ड पे एक ब्रॉड लेयर ऑफ सोसाइटी जिसमें लोअर मिडिल अपर स्ट्रैटा हो सकते हैं। सोशल कास्ट, सोशल क्लास, सोशल स्टेटस, सोशल वैल्यू। बहुत ध्यान से इसका आंसर देना, बहुत इजी है, सोशोलॉजी वालों के लिए तो ये केक वॉक है, राइट।
द करेक्ट आंसर इज बी. जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड. सोशल क्लास इज द करेक्ट आंसर. Question number 60. A term that refers to venting an emotion or getting it out one's system may sometimes be useful in lessening aggression, fear or anxiety. कभी कभी हम लोग किसी इमोशन को जब बाहर निकाल देते हैं ना, वेंटिंग आउट एन इमोशन. जैसे कभी कभी मैं इरिटेट होती हूँ, मैं बहुत गुस्सा होती हूँ, या मेरे पास बहुत सारा काम होता है और उसमें बीच बीच में मुझे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, तो मैं कभी कभी अपना गुस्सा जो है वो अपने स्टूडेंट्स पे दिखा देती हूँ, है ना. बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं अगर कोई चीज़ बार बार बता चुकी हूँ, उसके बाद भी अगर मुझसे सेम डाउट पूछा जाएगा तो मैं गुस्सा हो सकती हूँ, है ना. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, भावना को बाहर निकालना. जब हम अपने इमोशन को बाहर निकालते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिहेवियरिज्म, कैटाटोनिक, कैथेरेसिस या फिर वेंटिफिकेशन. वेरी गुड क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं गाइस. ओके, द करेक्ट आंसर इज सी. जिनको नहीं पता था प्लीज ध्यान रखो, इमोशंस को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसे हम लोग कैथेरेसिस कहते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. नाउ देखो यहाँ पे मैंने ऐड भी किया है, कैथेरेसिस रिफर्स टू द रिलीज और एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक एंगर, फियर और एंजाइटी. दिस टर्म कम्स फ्रॉम ग्रीक ड्रामा वेयर इमोशनल रिलीज थ्रू आर्ट वॉज बिलीव टू प्यूरिफाई सोल. यानी आर्ट के थ्रू अगर हम अपने इमोशंस को बाहर निकालेंगे तो उसको प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल माना जाता था. ठीक है, इसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने भी काम किया है गाइस, प्लीज रिमेंबर. ओके, सो देखो, पंचिंग अ पिलो व्हेन एंग्री, जब गुस्सा होते हैं तो अगर पिलो को पंच कर लें तो इमोशनल रिलीज हो जाता है और फिर काम फील होता है. सो ये एक एग्जांपल है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 61. द एप्रोप्रिएशन बिल 2022 इज रिलेटेड टू व्हाट, कमर्शियल लॉ एंड जस्टिस, एग्रीकल्चर या फिर फाइनेंस. अब देखो ये बिल जो है ना, ये 2022 का है, तो आई थिंक इट वाज अ 2021 और 2023 क्वेश्चन. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. इस साल जो भी इंपॉर्टेंट बिल रहे होंगे वो शायद एग्जाम में आ सकते हैं ना. यहाँ पर ना जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है वो लोग सोशल वर्क के एग्जाम में काफ़ी एडवांटेज पे होते हैं, क्योंकि उनका जीके जो होता है वो अच्छा खासा होता है. अगर आपने विजन की जो वो प्रीलिम्स वाला बुकलेट आता है वो सब पढ़ रखा है, बेसिक्स आपको पता है, तो आप क्वेश्चंस कर लोगे. द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज फाइनेंस. ओके, प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 62. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ पीआरए. इसमें से कौन सा है जो पीआरए का स्टेप नहीं है, पीपल, नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टिसिपेशन. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. I want everybody to answer in the chat. The correct answer is C. Administration PRA में नहीं आएगा. Okay? देखो, PRA का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल. इट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच यूज्ड इन रूरल डेवलपमेंट टू इन्वॉल्व लोकल पीपल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, रूरल डेवलपमेंट का ये एक अप्रोच है जिसमें हम लोग जो लोकल पीपल हैं उनको प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है, अच्छा, की स्टेप्स देखो क्या होते हैं इसके, पीपल, नॉलेज एंड पार्टिसिपेशन. यानी लोकल कम्युनिटी मेंबर्स आर सेंट्रल टू द प्रोसेस. देन नॉलेज यानी कि गैदर करके लोकल नॉलेज को यूज करना फॉर डेवलपमेंट, एंड पार्टिसिपेशन यानी सबका इन्वॉल्वमेंट. Okay, now administration will not be a step in PRA because PRA is bottom up and focus on local participation rather than bureaucratic administration. So यहाँ पर bureaucratic administration की बात नहीं होगी. Okay, now question number 63. COVID-19 pandemic is considered as what, chemical disaster, natural disaster, human made disaster या फिर biological disaster. Easy question है. COVID-19 क्या था, it was a biological disaster. Please remember. Now your homework will be to at least read about chemical disaster, natural disaster. ठीक है, इन types of disaster के बारे में थोड़ा थोड़ा read कर लेना. Okay. Question number 64. The full form of FEMA is what? FEMA, FEMA, Financial Emergency Management Authority, Foreign Equity Management Act, Foreign Exchange Management Act या फिर Financial Emergency Money Authority. What will be the correct answer? FEMA का पूरा नाम क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज सी गाइज. जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA was enacted in 1999 to regulate foreign exchange transaction in India. प्लीज रिमेंबर, इट रिप्लेस्ड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन. तो ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि किसको इसने रिप्लेस किया था. ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, ताकि और ज़्यादा जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज हैं वो लिबरल हो सकें, ट्रांसपेरेंट हो सकें. ठीक है,
अच्छा, इसके फीचर्स देखो क्या है, इट गवर्न्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये चीज़ याद रखना, ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट, तो फॉरेन एक्सचेंज में ही सारा इनका काम होता है, ठीक है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 65, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म। इसमें से कौन सा है जो नॉर्म के बारे में बात कर रहा है? देखो नॉर्म से मैंने अभी दिन में जो सेशन लिया था उसमें भी था क्वेश्चन, अभी भी है, तो ये सारे जो सोशल कॉन्सेप्ट्स है ना, इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे एंड आई होप दैट तुम लोग सही करके आओगे। लूजली सेट पैटर्न ऑफ ग्रुप बिहेवियर, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, एक्सपेक्टेशंस shared by group members, lack of conformity of norm is accepted in group, moral values are not part of norms. What will be the correct statement with respect to norm? So the correct answer will be B. जिन्होंने B आंसर दिया है, वेरी गुड। स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है यानी कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 देखो, अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर कंडीशनिंग एंड रेसिप्रोकल इनहिबिशन। सो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, सेंसिटाइजेशन, सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन या फिर कंडीशनिंग। मैं आपको सारे टर्म्स वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सबसे पहले ये समझो दैट यहाँ पर जो आंसर है इसका वो है सी, ओके, दैट इज सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन। ओके, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सेंसिटाइजेशन क्या होता है और डीसेंसिटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन क्या होता है। देखो, इट इज अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन काउंटर कंडीशनिंग एंड रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इट इज कॉमनली यूज्ड इन थेरेपी टू रिड्यूस फोबियाज एंड एंजाइटी। ओके, देखो, सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है बिकमिंग मोर सेंसिटिव और रिएक्टिव टू समथिंग ओवर टाइम। ओके, इफ यू टॉक अबाउट ओनली सेंसिटाइजेशन देन आई एम टेलिंग, सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे ओवर टाइम आप किसी चीज़ के लिए और ज़्यादा रिएक्टिव और ज़्यादा सेंसिटिव होते रहते हो। जैसे लाउड म्यूजिक, जितना ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनोगे उतना ज़्यादा आप उसको लेके सेंसिटिव रहोगे, आपको लाउड म्यूजिक से प्रॉब्लम होगी, राइट ना। डीसेंसिटाइजेशन का इसका जस्ट अपोजिट होता है। डीसेंसिटाइजेशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ ना आपका जो व्हाट डू वी से रिएक्शन है, जो सेंसिटिविटी है, वो बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। ओके, सो दैट इज योर डीसेंसिटाइजेशन, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ना। कंडीशन का मतलब क्या होता है? देखो, कंडीशन का मतलब होता है कि चीज़ों को कैसे सीखा जाता है। कंडीशनिंग जो हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं उसका मतलब होता है हाउ वी लर्न द बिहेवियर। बिहेवियर को हम लोगों ने सीखा कैसे, ठीक है। इसमें क्लासिकल होता है, ऑपरेंट होता है। क्लासिकल में पावलोव बात करते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि एसोसिएशन के थ्रू हमने लर्न किया है चीज़ों को। ऑपरेंट में हम लोग रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर स्किनर थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उतना डेप्थ में हमें यहाँ पे नहीं जाना है, बट हाँ, क्या होता है देखो, स्टेप्स क्या है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, क्रिएटिंग एन एंजाइटी हायरार्की, ग्रेजुअल एक्सपोजर, ठीक है। फियर रिस्पॉन्स इज वीकेंड, यानी आप धीमे धीमे लेस एंक्शियस हो जाओगे अगर सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन करोगे। ये जोसेफ वोल्प करके एक साइकाइट्रिस्ट हैं जिन्होंने दिया है टर्म, प्लीज रिमेंबर। ओके, now question number 67, consultancy comes under which sector of economic activity? consultancy इसमें से कौन से इकोनॉमिक सेक्टर में आएगी? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या फिर क्वार्टरनरी सेक्टर? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि टर्शरी सेक्टर और क्वार्टरनरी सेक्टर में बहुत कन्फ्यूजन होता है। जब हम लोग किसी सर्विस की बात कर रहे होते हैं तो वो टर्शरी सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। बट अब जैसे मान लो यहाँ पर क्वार्टरनरी सेक्टर नहीं दिया होता तो हम लोग टर्शरी सेक्टर क्लिक कर सकते थे, बट क्वार्टरनरी सेक्टर दिया है, इसका मतलब वो सर्विस। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि टर्शरी के दो पार्ट्स होते हैं, क्वार्टरनरी और क्विनरी। और क्विनरी में आता है सारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयड जितना भी होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जितनी सर्विसेज होती हैं वो। क्वार्टरनरी सेक्टर में आता है नॉलेज बेस्ड सर्विस। सो कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी जो होता है ना, उसमें भी हम अपनी नॉलेज ही तो यूज़ करते हैं। अगर मैं आपकी कंसल्टेंट हूँ तो मैं अपनी नॉलेज यूज़ करके ही तो आपकी हेल्प कर रही हूँ। सो उस लॉजिक से द करेक्ट आंसर शुड बी डी, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं बाकी के सारे। देखो, 5 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। पहला है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, देन इसी के दो पार्ट्स होते हैं ये, ठीक है, 2 पार्ट्स, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्विनरी में क्या होता है, सारा गवर्नमेंट रिलेटेड आता है, ठीक है, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं वो, ओके। और
क्विनरी में ये हो गया, और क्वेटिनरी में क्या होता है, नॉलेज बेस्ड आता है, तो नॉलेज बिकम्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर जो कंसल्टेंसी है वो भी इसी में आएगा। सो इन दैट केस द आंसर शुड बी 4, क्योंकि ऑप्शन में देखो 4 दिया है, अगर 4 ना दिया होता तो फिर हम लोग टर्शरी के साथ जाते। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, इसीलिए आंसर शुड बी क्वाटरनरी। ओके, कोई ब्रॉड सर्विस होती तो हम लोग क्वाटरनरी नहीं यूज करते, है ना। Question number 68. One of the following does not figure in MDG, Millennium Development Goal. Now SDG के साथ साथ MDG का topic is also very very important. Eradication of extreme poverty and hunger, improvement of maternal health, combating HIV, AIDS, malaria and other diseases, promoting good governance. What will be the correct answer? The correct answer is D, guys. Please remember. प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, इसके बारे में कोई बात नहीं होती है एमडीजी में। ओके, नाउ टोटल 8 एमडीजीज हैं जो तुम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, दूसरा अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, empower women, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV, malaria, etc., and ensure environmental sustainability and global partnership for development। ये 8 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 69, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से आप क्या समझते हो? सोशलाइजेशन, सोशल चेंज, डिविजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड सोशल स्टेटस, डिविजन ऑफ लेबर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। द करेक्ट आंसर इज सी, जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड। डिवीजन जो होता है लोगों में ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ और सोशल स्टेटस, उसको हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन कह सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पे एक और वर्ड है जो आता है, दैट इज हायरार्की। ओके, now question number 70, the term psychology refers to using findings from psychological research to solve real world problems। so कौन से type of you can say psychology में हम लोग real world problems पे focus करते हैं? pragmatic, practical, academic, applied। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आई थिंक 2023 का PYQ है या 22 का है। The correct answer is D, guys. Please remember it is applied psychology। कभी भी रियल वर्ड प्रॉब्लम होगा तो अप्लाइड साइकोलॉजी, और हम लोग सोशोलॉजी में अप्लाइड सोशोलॉजी भी पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, विच वर्ड among the following refers to physical or psychological exhaustion caused by an inability to cope? फिजिकल और साइकोलॉजिकल एग्जॉशन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जिसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ो। शब्द शारीरिक या मनोवैज्ञानिक थकावट को संदर्भित करता है। फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड, फ्रस्ट्रेशन, क्राइसिस, बर्नआउट, इंसोम्निया। इन सारे वर्ड्स के डेफिनेशंस सर्च करके कमेंट करना कोई भी एक स्टूडेंट। द करेक्ट आंसर इज सी, प्लीज रिमेंबर इट इज बर्नआउट। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत ज़्यादा काम करते करते जब मेंटली फिजिकली बहुत ही थका हुआ फील होता है तो हमारा बर्न आउट हो जाता है, यानी उसके बाद फिर हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, राइट। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 72, putting oneself in the shoes of another and understanding his or perceptual world is called what? जब हम किसी और के शूज में उतरते हैं, दैट मीन्स हम खुद को दूसरे के जगह पर रख के देखते हैं, खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखकर। देखो हिंदी में भी पढ़ोगे ना तो क्वेश्चंस अलग तरह से समझ में आएंगे, इसलिए प्लीज हिंदी में भी पढ़ना क्वेश्चंस। ओके, एम्पैथी, पॉजिटिव रिगार्ड, जेन्युइननेस, सिंपैथी। The correct answer is A. Please remember it is empathy. Okay. Now, question number 73. Mercury and lead are two toxic elements that cause what? Noise pollution, land pollution, metal pollution, dust pollution. Of course, mercury and lead की बात हो रही है तो easy question है। The correct answer is C. धातु प्रदूषण या फिर metal pollution. Okay. Now, question number 74. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा? होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, फैमिली वेलफेयर या फिर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज होम मिनिस्ट्री। गृह मिनिस्ट्री मैनेज करता है सारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी?
नाउ इफ़ यू गाइज विल सी क्लोजली तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए हैं इन्वायरमेंट से भी और साइकोलॉजी से भी। सारा आपको 12th लेवल तक प्रिपेयर करना होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल, ये सब 12th लेवल ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी मुझे लगता है सोशल वर्क के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो अर्थ में स्टोर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड। अब देखो अभी हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन जहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था, और देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है राइट ऑन प्रॉपर्टी से, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं गाइज। दैट इज़ वाई गाइज आई एम एम्फेसाइजिंग अगेन एंड अगेन कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ उतना ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, और उन टॉपिक्स को लिटरली इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो, ठीक है ना। मैंने अभी बताया था द करेक्ट आंसर विल बी, हु विल टेल? सब लोग चैट में सही आंसर आई होप दे रहे होंगे। द करेक्ट आंसर इज बी, अभी मैंने बताया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, अकॉर्डिंग टू ओ विल्सन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ऑल सोशल बिहेवियर। ओ विल्सन का एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, सोशियो बायोलॉजी, साइकोलॉजी, बायो साइको सोशियोलॉजी या साइको सोशियोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज ए। जो लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं दे नो व्हाट इज सोशल बायोलॉजी, राइट, सॉरी सोशियो बायोलॉजी। Now, question number 78 देखो, fundamental duties were incorporated in Constitution of India on the recommendation of what? कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाह कमिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, संथानम कमिटी या फिर स्वर्ण सिंह कमिटी? मैंने अभी सोशल प्रॉब्लम का जो मैराथन लिया था उसमें मैंने संथानम कमेटी के बारे में बात की थी। सो जिन लोगों ने देखा होगा उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। द करेक्ट आंसर इज डी गाइज, स्वर्ण सिंह कमेटी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, फिर से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सोशोलॉजी एंड फॉर सोशल वर्क एज वेल। विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कीम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? किसने ये चीज़ रिकमेंड की थी? GVK राव कमिटी, अशोक मेहता कमिटी, बलवंत राय मेहता कमिटी, LM सिंघवी कमिटी? What will be the correct answer? The correct answer is C. Please remember it is Balwant Rai Mehta Committee. Okay. Now, question number 80 and last question of today's class. Satyagrah for drinking water is associated with whom? Mahatma Gandhi, Ambedkar, Vallabhbhai Patel, none of the above. सत्याग्रह फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किसने किया था? द करेक्ट आंसर इज बी गाइज, प्लीज रिमेंबर इट इज अंबेडकर। ओके ना, तो आज हम लोगों ने टोटल 80 क्वेश्चंस करे हैं। फर्स्ट वाले क्लास में हम लोगों ने 40 किए थे और अभी हम लोगों ने 40 किए, यानी 80 PYQs मैंने आपको करवाए हैं। नाउ डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड टेल मी कि पूरा 80 में से आपका कितना स्कोर आया है। एंड आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हों और ये भी पता चला हो कि किस तरीके से आपको कल के पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। इनफ टाइम आपको मिलेगा, 90 मिनट्स कम नहीं होते हैं। अच्छे से क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार रीड करना और तभी आंसर देना। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट और सोशल वर्क स्टूडेंट, या कोई भी सोशल साइंस सब्जेक्ट से हो अगर, तो सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है जो उसके लिए आएगा। नाउ सोशल वर्क वालों के लिए आई वुड से कि एक बार प्लीज़ सारी जो भी चीज़ें टेलीग्राम पे है, फाइल सेक्शन में है, उसको देख लेना, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको एक बार फिर से देख लेना चाहो तो। नहीं तो जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं ना, एक बार उनको खाली सर्च करके रीड कर लो, दैट इज़ इनफ। सोशल वर्क का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है गाइज। अगर आप लोग अपना एप्लीकेशन ठीक रखोगे नॉलेज का, तो आप लोग क्वेश्चंस को ठीक कर लोगे। ओके, चलो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। सब लोग अच्छे से पेपर करना और कमेंट ज़रूर करना जो लोग कल पेपर दे रहे हैं वो लोग। ओके, सो दैट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन कौन सोशल वर्क का पेपर दे रहा है। और ये जो सोशल वर्क डिस्कस ग्रुप है इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना सोशल वर्क वाले, और यहाँ पर प्लीज़ डिस्कस करना। कल पेपर होने के बाद सब लोग तुरंत यहाँ पर क्वेश्चंस पोस्ट करना ताकि याद रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या रिपीट हुआ, ये भी बता सकते हो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है तो ये भी देख सकते हो। दिस इज़ द मेन चैनल ऑफ सोशोलॉजी क्लास जो तुम लोगों को ज़रूर ज्वाइन करना है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसके अलावा ऐप भी है जो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो, ऑल द बेस्ट गाइज, एंड सब लोग पेपर अच्छे से करके आना, मेरी विशेष सबके साथ हैं। एंड वापस आके मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए, ठीक है। बाय बाय, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।